हार्ट के शुरू में अगर वहाँ थक्का रुक जाता है और आगे ब्लड की सप्लाई में फ़र्क पड़ता है तो हार्ट सुकड़ जाता है। और इस तरह हार्ट के अंदर हो के आगे उसके निकासी के वक्त वो स्थान आ जाता है तो हार्ट फैल जाता है। आयुर्वेद दोनों की चिकित्सा करता है। ऐसी आयुर्वेद के बाद ऐसी औषधियाँ हैं जो कि रक्त वाहिनी को शुद्ध कर देती हैं, उनके अंदर के विकार, उनके अंदर दूष्य वो सब जल जाते हैं और वो ब्लड बिल्कुल सही सप्लाई होना शुरू हो जाता है। खाने पीने और बाकी व्यवहार के में अगर संतुलन हो, सही हो और लिमिट के अंदर हो तो हृदय रोग के सवाल नहीं पैदा होता। ज़्यादा चर्बी वाली चीज़ें, फैट्स खाना वो हानिकारक है। ज़्यादा ये राजमा, और बाजार के चाट, गोलगप्पे वो अति उनका प्रयोग जो है वो भी रोग का कारण बनता है। ज़्यादा चिंता, ज़्यादा फिक्र वो भी इस रोग का कारण है। इन चीज़ों से अगर मुक्ति हो जाए तो फिर कोई वजह नहीं कि कोई आदमी तंदुरुस्त ना हो, हृदय रोग उसके नज़दीक आए ही नहीं। आदमी के एक तो प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से उनके आदमी के लंग्स, फेफड़े शुद्ध होते हैं, उनकी क्रियाओं में फर्क बहुत लाभ होता है और साथ साथ क्रियाएँ नियमित होते हुए रक्त प्रवाह में भी बहुत फर्क पड़ता है। खाना पीना शुद्ध हो, वो चीज़ें जो जल्दी पच जाएं, आमाशय को ज़्यादा काम न करना पड़े और काफ़ी देर तक वो चीज़ अंदर परिपाक के लिए न जमी रहें, उसके लिए घिया, टिंडे, तोरी, पेठा, परवल वो खाना, पेठे की मिठाई उनके लिए बहुत बढ़िया है। सब्जियां पत्तों के साथ न लिए जाएं। पत्तों के साथ चाहे कितने लाभकारी हों, अभी जब तक उस रोग को कंट्रोल नहीं कर लिया जाता तब तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे थक्के और बढ़ते हैं। बाकी सब्जियां ज़्यादा अच्छी हैं, दालें रोकती जाएं और एसिड न बन पाए उसके लिए कोई एंटी एसिड हमारे यहाँ पत्तिकर आदि योग, दातेलो उसका प्रयोग वो लाभकारी है। आंवले का प्रयोग इसके लिए बहुत लाभकारी है। आंवला बहुत बढ़िया काम करता है। अर्जुन की छाल, उसका क्वाथ, वो आयुर्वेद में सबसे बड़ी चीज़ है। तांबे के बर्तन में पानी डाल के रखे, रात को सुबह वो पानी पीना, वो खून को पतला रखता है, थक्के को ठीक करता है, हृदय रोग में लाभ करता है। रुद्राक्ष के धारण करने से उत्तेजना कम होती है और सच्चाई ये है कि मन के अंदर बहुत शांति, और जिन लोगों को गुस्सा आता है वो भी उसे नर्म रहता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। हमारे यहाँ जो लोग काम वाम करते हैं, मानसिक तनाव जो है उनमें बहुत होता है। एक चीज़ और भी है कि हम लोग हमारा जो पोस्चर है, यानी उठने बैठने का तरीका, काम करने का तरीका, ये भी सही नहीं है। इससे भी रीढ़ की हड्डी पर काफ़ी ज़ोर पड़ता है और वो ज़ोर पड़ने की वजह से उसमें दर्द होता है। जब हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, या उसको सही वर्ड उसका स्पॉन्डिलोसिस है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी हड्डियाँ, रीढ़ की हड्डी है, वो कुछ पुरानी पड़ती जा रही है। उसमें हम इसको डिजेनरेटिव चेंजेस कहते हैं और ये एक एजिंग का फैक्टर है, उसकी वजह से ये होती हैं और हम उसको स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और जो डिस्क है
वो तो रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्रा होते हैं, हड्डी का जो पोर्शन होता है, उसके बीच में एक तरह से शॉक एब्जॉर्बर होता है, उसको डिस्क कहते हैं। तो ये डिस्क जो है अपनी जगह से हिल जाती है, जैसे कोई ज़्यादा कोई वज़न गिर पड़े पीठ के ऊपर या कोई ऊपर से कूदेंगे, तो उसमें क्या होता है कि जो डिस्क है वो बाहर आ जाती है। फिर ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व्स के ऊपर दबाव डालती है, जिससे कि हमें दर्द होता है। कई दफ़ा दबाव इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से पैरालिसिस होती है, मांसपेशियां नहीं चलती हैं, सुन्न हो जाता है, टट्टी और पेशाब पे कंट्रोल चला जाता है। ये तो बहुत एक ख़तरनाक अवस्था है डिस्क की। इस पर काफ़ी हमने रिसर्च की है और हमने ये देखा है कि जीवन शैली का हमारे तकलीफ़ों के ऊपर काफ़ी असर है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं, जैसा कि लोग जो कि काम करते हैं और अपने मेहनत मजूरी करते हैं, अपने सिर के ऊपर बोझा उठा करके चलते हैं और मेहनत करते हैं, तो उनको आमतौर से दर्द नहीं होता, क्योंकि उनकी मांसपेशियां बड़ी सुदृढ़ होती हैं और अच्छी होती हैं, उसकी वजह से उनको दर्द नहीं होता। अब हमने देखा है कि आप गांव में देखिए, लोग चक्की चलाते हैं, लोग कुएं से पानी खींचते हैं, सिर पर घड़ा रख के चलते हैं, तो उनकी मांसपेशियां इतनी अच्छी होती हैं कि उनको दर्द होता ही नहीं है। योग जो है एक हमारी पुरानी परंपरा है और योग साधना करने से और या किसी प्रकार का रिलैक्सेशन टेक्निक है, कुछ लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं, तो उससे एक तो रिलैक्सेशन होती है। रिलैक्सेशन से मांसपेशियों का तनाव कम होता है, हमारा दर्द कम हो जाता है और इससे मांसपेशियां अच्छी भी हो जाती हैं। हमारे यहाँ जो रिसर्च हुई है उस पर हमने पाया था कि जो लोग हैं जो कि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके ऊपर बहुत मानसिक तनाव होता है, उनको 1 महीने की हमने योग साधना कराई अपने डिपार्टमेंट में, तो उसके बाद हमने देखा कि उनका दर्द तो दूर हो गया, उनका उठने बैठने का तरीका भी अच्छा हो गया। पंचकर्म का अर्थ है शरीर का शोधन करना। हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा कि जब मिथ्या आहार विहार से शरीर के अंदर दोष का संचय होता है तो शरीर की शुद्धि के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तो उन्होंने जो मोटे तौर पर देखा, तो सबसे पहले जो चीज़ हम खाते हैं उसका शुद्धि करनी चाहिए आमाशय की। हम सांस लेते हैं उससे प्राणायाम द्वारा शुद्धि कराते हैं, वैसे हम लोग प्राणवायु से, और उसके बाद सारे कोष्ठ की शुद्धि करते हैं। फिर जो हमारे वेस्टेज है, हमारा मल निकलता है, शौच है, बस्तियाँ करवाते हैं मूत्र की, मल की, उन बस्तियों से भी लाभ शुद्धि करते हैं। तो उसके जो उपाय है, शोधन स्नेहन करने के बाद हम उसको शुद्धि करते हैं शरीर की। तो उससे जो शरीर के अंदर दोष गया है उसको आयुर्वेद कहता है कोष्ठ मानय, उसको कोष्ठ में ले आकर के बाहर निकालना। उससे जो रोग का बल घट जाता है और चिकित्सा करने में सुविधा होती है। हमने पंचकर्म पे कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था, रिसर्च किया था, तो उसमें ये पाया कि एज द टाइम गोज़ ऑन कितनी भी टॉक्सिसिटी हैं, टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, उसका इफेक्ट बॉडी में पड़ता है, तो उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है टॉक्सिसिटी। तो उसको रिमूव करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में कोई तरकीब नहीं है। पंचकर्म करने से जो फ्री रेडिकल का एक्यूमुलेशन होता है बॉडी में, उससे लिपिड पेरोक्साइड बन जाता है। उसके बढ़ने से वो इंडिकेट करता है कि बीमारी हो सकती है। तो पंचकर्म करने से ये देखा गया कि वो घट जाता है, वो बॉडी से निकल जाता है। तो बीमारी का जो होने वाला है टॉक्सिक इफेक्ट, वो बॉडी से निकल जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड जो होता है, एक्यूटली पंचकर्म करने से घट जाता है। और जो अच्छा लिपिड होता है, इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। और जो और हार्मोन होते हैं बॉडी में, इसका एक का नाम है VIP, जिससे कि
हृदय की धमनियों को वो डायलेट करता है, जिससे कि ज़्यादा खून हृदय में पहुँचे, उसका विकास होता है। तो पंचकर्म करने से बहुत फ़ायदा होते हैं। तो वो रिकमेंड किया जाता है कि पंचकर्म सबको यूटिलाइज़ करना चाहिए, चाहे उसको बीमारी हो चाहे न हो, क्योंकि जो बीमारी से जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं टॉक्सिन, वो सब निकल जाते हैं। संशोधनम संशमनम निदान परिवर्जनम। तो आज आचार्य की पहले आज्ञा है कि पहले संशोधन करो। संशोधन का अर्थ है पंचकर्म आदि से शरीर की शुद्धि करना, उसके बाद रोग तो दूर करना। ये अब दोनों बातें ठीक हो जाए, फिर निदान परिवर्जनम, रोगी को बताओ कि इस कारण से तुम्हें रोग आए थे, आइंदा उसको ना करिए। जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन है, हर्बल कंपाउंड्स हैं, उसमें भी इंटेलिजेंस है। और जब बॉडी की इंटेलिजेंस में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उससे डिजीज़ पैदा हो जाती है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से जहाँ पे जो मिसिंग इंटेलिजेंस है, उसको फुलफिल हो जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। वो इंटेलिजेंस का गैप जो है ख़त्म हो जाता है और इनर इंटेलिजेंस जो है फिर से होल हो जाती है। इस तरह से डिजीज़ जो है कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाती है। कि हार्ट की बीमारी इसलिए होती है कि जो हार्ट की आर्टरीज सप्लाई होती है, जिससे ब्लड हार्ट को मिलती है, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। मैं पहले ये बताऊं आपको ब्लॉकेज किस आर्टरीज में होती है। जो हार्ट की आर्टरीज है, अगर इसको हम ठीक तरीके से देखें, ये लगता है एक पेड़ के तरह, और इस पेड़ को अगर ये पेड़ के तरह लगता है और अगर इस पेड़ को मैं उल्टा कर दूं तो ये करीब करीब हार्ट की ब्लड सप्लाई है। अगर आप देखेंगे इसमें 3 मेजर आर्टरीज है। इसको बोलते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, इसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, एंड दिस इज RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। ये 3 ट्यूब हैं जो कि अगर इसके अंदर चर्बी जम जाती है, अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाती है, तो इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। और ये ब्लॉकेज जब बढ़ते बढ़ते 100% पहुंच जाती है तो उससे हार्ट अटैक पैदा हो जाती है। और जब तक ये 70% से 90% रहती है, तब तक ये एंजाइना पैदा करती है। हार्ट की बीमारी के मेन जो कारण है वो है स्ट्रेस, वो है तनाव। अगर तनाव आदमी को ज़्यादा रहता है तो पता चला है कि बहुत ज़्यादा उनको चांसेस हार्ट की बीमारी है। हमारी रिसर्च ने पहले ये शो किया है कि स्ट्रेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके बाद अगर हम लोग प्रायोरिटी वाइज रिस्क फैक्टर्स को लगाएं तो पहला होता है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा ऊपर है। करीब 36,000 बाईपास सर्जरी आज के बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी आजकल हर साल इंडिया में हो रही है। और ये समझ लीजिए 90% या 80% ये बाईपास सर्जरीज जो अवॉइड हो सकती है अगर आप इसको लाइफस्टाइल को अपना बदल सकते हैं, अगर खान पीन में फ़ैट बहुत कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और सलाद ज़्यादा ले सकते हैं, अगर योगा मेडिटेशन की प्रैक्टिस प्रॉपर्ली कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेसेस को कम कर सकते हैं। और ये आपके हाथ में हार्ट की बीमारी ठीक होनी या ना होनी। एम्स में 6 साल में रिसर्च किया इस सब्जेक्ट के ऊपर और हमारी रिज़ल्ट उसके बाद हम लोग ने इसको प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंटेशन किया। योगा और मेडिटेशन की जो बात है उसमें हम लोग ने ये रिसर्च करके देखा कि योगा मेडिटेशन हार्ट की बीमारी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। एक ही एक्सरसाइज है जो कि हार्ट पेशेंट्स कर सकते हैं, वो है योगा, और उसमें कोई कभी नुकसान नहीं हो सकता। और योगा में कुछ आसन है, कुछ हार्ट के लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, जिससे कि हार्ट के ब्लॉकेजेस के ऊपर मेडिटेट करना है, जिससे कि वो ब्लॉकेजेस खुल सकता है। और आगे के ज़माने में जो ऋषि मुनि लोग करते थे, तनाव कम और योगा मेडिटेशन रिलैक्सेशन, वो जल्दी में नहीं होते थे कभी, तो उनको कभी हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती। और हम लोग को वापस वो ऋषि मुनियों के ज़माने में अब जाना होगा, क्योंकि वेस्ट जा रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। जो इंडिया में हार्ट की बीमारी बढ़ते जा रही है, ये पता चल रहा है कि अमेरिका में या यूरोप में हार्ट की बीमारी कम होते जा रही है, क्योंकि वो हमारी जो पुरानी सिस्टम उसको अपना रहे हैं। और उनके बाद अब हमको भी वही अपनाना होगा, और उसके सिवा कोई चारा नहीं है।
अमृत कलाश जो है, ऐसा देखा गया है कि जितनी भी रिसर्च हुई है, बहुत रिसर्च हुई है, उसमें कैंसर में फ़ायदा करता है, हार्ट डिजीज़ में फ़ायदा करता है और बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा करता है। उसकी वजह यह है कि एलोपैथिक मेडिसिन के हिसाब से बीमारियां जो हैं 80% बीमारी जो होती हैं वो फ्री रेडिकल के बनने से होती हैं। फ्री रेडिकल हैं बहुत ही एक्टिव केमिकल जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और उनकी ज़रूरत है मेटाबॉलिज्म के लिए और इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मीट खाने से है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, उससे जो है बदन में बीमारी शुरू होती हैं। उनकी शुरू होने से कोई भी बीमारी हो सकती है। कम से कम 80% डिजीज़ जो हैं फ्री रेडिकल से प्रोड्यूस होती हैं। ऐसा देखा गया है कि महर्षि अमृत कलाश बहुत ही पावरफुल है उस फ्री रेडिकल को हटाने के लिए और इसलिए वो हर बीमारी में उसको प्रिवेंट करता है। फ्री रेडिकल का हटाता है तो प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है और बीमारियों के लिए हटाने के लिए बहुत अच्छा है। तो रिसर्च में ये देखा गया है कि वो कैंसर के लिए ठीक है। कीमोथेरेपी में अगर अमृत कलाश लगा देते हैं तो कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, हार्ट पेशेंट में क्लॉटिंग कम हो जाती है और जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, उसका स्पॉइल नहीं होता, वो रैंसिड नहीं होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है जिससे कि डैमेज होता है। और फ्री रेडिकल हटाने से और जितनी भी बीमारियाँ उसमें भी फ़ायदा होता है। बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जो टॉल्विन है, अदर टॉक्सिसिटी हैं, उनको भी कम करता है। I was taking Amrit when I was in chemotherapy and I did not have a lot of the negative side effects and I was able to lead a normal life. My doctors were very surprised by how well I tolerated the treatment. I didn't become anemic, which was something they expected. I didn't lose all my hair, which they expected. I didn't go into menopause, which they expected. And I'm glad that Amrit helped me maintain my quality of life for myself and for my children. Maharishi Amrit Kalash is a rich source of many protective molecules called antioxidants. Antioxidants help our body in relieving or destroying molecules called free oxygen radicals. We observed that the chances of getting some major side effects like vomiting, loss of appetite, general weight loss and loss of general health were significantly controlled in the group of patients. We took about 100 patients. Half of them were given anti-cancer drugs for breast cancer and the remaining half were given along with anti-cancer drugs the protection by Maharishi Amrit Kalash. पाँच हजार वर्ष पहले से ही भारत के अंदर बहुत सारी औषधियाँ हैं जो कि हर्बल मेडिसिन्स हैं, जिनका वर्णन कई किताबों में मिलता है, जिसके बारे में हर चीज़ बताई जाती है। उसमें हल्दी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हल्दी को अगर हम रिसर्च करें और एलोपैथिक वे में भी रिसर्च करें तो एक शब्द में अगर हम हल्दी का उच्चारण करें तो उसको बोलेंगे हीलर। शरीर के अंदर कहीं पर भी घाव हो, कहीं पर भी कोई बीमारी हो तो हल्दी जो है वो एक हीलिंग की तरह काम करती है। और इसके ऊपर तो आयुर्वेद में तो मेंशन ही है, एलोपैथिक में भी अब बहुत रिसर्च हो रही है। हल्दी के बहुत सारे हल्दी के जो वर्णन मिलते हैं स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर, किसी त्वचा साफ होती है, वो सब तो वर्णन है ही है। लेकिन अगर आप एक वर्ड में हल्दी के बारे में बात की जाए तो वो ये है कि जब भी हम इसको सेवन करें, चाहे दूध के साथ करें, चाहे खाने में मिलाएं, तो ये एक हीलिंग थेरेपी की तरह काम करती है। अगर हम टेस्ट को लेके चलें तो 6 टेस्ट होते हैं जो कि वातावरण में पाए जाते हैं। स्वीट, सार यानी कि खट्टा, स्वीट यानी कि मीठा, नमकीन यानी कि सॉल्ट, बिटर यानी कि कड़वा, एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट। एस्ट्रिंजेंट होता है जैसे कि आप राजमा खाते हो तो आपके जीभ में चिपक जाता है,
और पंजेंट यानी कि स्पाइसेस, जैसे कि लाल मिर्च का जो टेस्ट होता है। हर टेस्ट की एक इम्पॉर्टेंस होती है। जो चीज़ कड़वी है वो ब्लड प्यूरीफायर होती है, बिटर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ब्लड को प्यूरीफाई करती हैं। तो इस तरीके से नीम के अंदर भी जो है, नीम एक कड़वी चीज़ है, चाहे वो नीम को ले लो, करेले को ले लो, या फिर आप मेथी के बीज को ले लो, ये सब कड़वी चीज़ें हैं। तो ये ब्लड प्यूरीफाई भी करेंगी, ओबेसिटी में भी काम आएंगी, डायबिटीज़ में भी काम आएंगी। इसलिए अगर आप नेचुरोपैथी के प्रिंसिपल्स लेके चलो या आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स लेके चलो, तो इन प्रिंसिपल्स के अंदर इन चीज़ों से आदमी को कई चीज़ों के अंदर फ़ायदा मिलता है। तो नीम एक ऐसी चीज़ है जिसका तो हमारी कंट्री में तो शुरू से ही बहुत सारी दवाइयाँ नीम से बनती आ रही हैं, और आज मेडिकल प्रोफेशन भी इसको मानने लगा है। कई सारे ट्रायल्स भी चल रहे हैं एलोपैथिक सिस्टम के अंदर जो है कि नीम को कई सारी चीज़ों के अंदर, डायबिटीज़ के अंदर, ओबेसिटी के अंदर, ब्लड प्यूरीफायर की तरह हर जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के अंदर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, और अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अगर आप उनके नेटिव लोगों के सामने कंपेयर करें तो भारतीय लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। अगर आप अमेरिका के डॉक्टर को या अमेरिका में इंडियन डॉक्टर को लेके चलें तो इंडियन डॉक्टर को अमेरिका में अमेरिकन डॉक्टर के बदले 17 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के। कहने का मतलब है कि भारतीय लोगों में ये बीमारी बढ़ती जा रही है, पहले शायद ये नहीं होती थी। इस बीमारी से बिल्कुल बचाव संभव है। अगर कोई भी आदमी चाहे कि उसको हार्ट अटैक ना हो तो ये संभव है। कहने का मतलब ये है कि ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी अपनी पैदा की हुई होती हैं, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करते। एलोपैथिक मेडिसिन जो यूज़ हो रही है वो इमरजेंसी मेडिसिन के लिए बहुत अच्छी है, और बाकी किसी चीज़ को कोई बीमारी हो उसकी डायग्नोसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में वो ख़ास इलाज नहीं है, और बीमारी को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी एलोपैथिक मेडिसिन में कोई ख़ास इलाज नहीं है। तो हमारा जब इंट्रोडक्शन हुआ आयुर्वेद का महर्षि महेश योगी के थ्रू, जिन्होंने भावातीत ध्यान सिखाया पूरे वर्ल्ड में, तो उससे हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो ये पता लगा कि जो आयुर्वेद की टेक्नोलॉजी है ये बहुत पावरफुल है। एक तो प्रिवेंशन भी कर सकती हैं डिजीज़ को, और क्रॉनिक डिजीज़ में बहुत इफ़ेक्टिव है, और किसी क्रॉनिक डिजीज़ है उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जबकि एलोपैथिक मेडिसिन कुछ उसमें काम नहीं करती। तो ये देखने से जो इन्वेस्टिगेशन हुआ तो हमको ये लगा कि एलोपैथिक मेडिसिन ठीक है, लेकिन आयुर्वेदा जो है वो उससे भी अच्छा है। और हिंदुस्तान में कुछ गलत फहमी लोगों को बहुत हो गई है, और एक जो बहुत ही प्रिवलेंट है वो जैसे घी के बारे में है। जो गाय का देसी घी है वो बहुत अच्छा होता है, उससे बीमारी रुकती हैं, और यहाँ पे लोग उसको ब्लेम करते हैं हार्ट डिजीज़ के ऊपर। और फैक्ट ये है कि लोग घी नहीं खाते हैं, डालडा खाते हैं, तेल खाते हैं, और मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज़ बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, और ब्लेम कर रहे हैं घी को, जबकि लोग घी नहीं खा रहे हैं और कहते हैं घी मत खाओ, और खा रहे हैं वो दूसरी चीज़ें और ब्लेम कर रहे हैं घी को। तो ये सब गलत फैमिली। हमने घी पे भी रिसर्च की है, घी से ये सब कुछ नहीं होता। घी से तो ये सब बीमारी बंद होती है, और सबसे अच्छा जो कि बीमारी को रोकेगा और कैंसर को रोकेगा वो घी है। उससे पता लगा है कि घी बहुत अच्छा है, और घी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, ये एक गलत फहमी है, और घी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। हमने एनिमल पे भी रिसर्च की है, ह्यूमंस पे भी रिसर्च की है। एक्चुअली हमारा एक फ्रेंड है एलोपैथिक मेडिसिन में काफ़ी फेमस है, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, तो मैंने कोई बात नहीं है, घी खाओ, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। तो वो 6 महीने के बाद उसने कॉल किया कि कोलेस्ट्रॉल एक तो होता है, उसको कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल HDL, और एक कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल विच इज़ LDL। तो उसका जो गुड कोलेस्ट्रॉल था वो तो बढ़ गया, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल था वो घट गया और काफ़ी घट गया। तो वो बहुत खुश है। 6 महीने के बाद तो कहने लगा कि हमसे सब लोग कहते थे कि घी से खराबी होती है। तो ये जब
गलत फहमी लोगों को आयुर्वेद के बारे में हो गई है और कुछ ये मेंटल सेट हो गया है कि एलोपैथिक मेडिसिन ठीक ही है और कुछ नहीं है। ये बात नहीं कि एलोपैथिक मेडिसिन ख़राब है, इमरजेंसी के लिए एलोपैथिक मेडिसिन अच्छी है, लेकिन जितनी भी प्रिवेंशन करना है क्रॉनिक डिजीज़ हैं उसके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है। और महर्षि ने जो महर्षि आयुर्वेद इंट्रोड्यूस किया है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आयुर्वेद की जो खो गई थी उनको फिर से लाया गया है, उसको अगर यूज़ किया जाए तो हिंदुस्तान एकदम वर्ल्ड के ऊपर बिल्कुल छा जाएगा। और ऑलरेडी आयुर्वेद बाहर इतना फैल रहा है कि हिंदुस्तानियों की हालत ऐसी है जैसे हनुमान की हालत थी। उनको पता नहीं था कि मेरी पावर कितनी है, उनको जब रिमाइंड किया गया तो पता लगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो यही आयुर्वेद का हिसाब है, यही भारत का हिसाब है। तो उनको अपनी मेमोरी जो है रिवाइव करके फिर से आयुर्वेद को इस्तेमाल करना है, तो एकदम से डिजीज़ फ्री सोसाइटी हो जाएगी, यहाँ हेवन ऑन अर्थ हो जाएगा। जब शरीर आहार विहार की विकृति से, प्रज्ञापराध से शरीर के अंदर दोषों की विकृति आती है, तो जो जहाँ रोग पैदा होता है तो उसमें हृदय की गति में फर्क पड़ता है। जो तंदुरुस्त गति है और जो बीमार गति है, दोनों में भेद हो जाता है। यह वैद्य का कर्तव्य है, उसके रोज के अनुभव का कर्तव्य है कि इस रोग में कैसी गति है, इस रोग में कैसी गति है। नाड़ी की गति देखने का नाम ही नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी के द्वारा जो स्पंदन होता है, उसके स्पंदन के जानने के अर्थ को जानने का नाम ही नाड़ी परीक्षा है। There will be 5 divisions. By where I feel the pulsation, I diagnose the prana is vitiated, apana is vitiated, vyana is vitiated, udana is vitiated, like that. I can identify it. Similarly, in this case, this is pitta finger. The pitta finger, bhajak hai, ranjak hai, sadhak hai, alochak, like that I have got 5 divisions. So by feeling that, I can identify which kind of pitta is under stress. Similarly, there is the kapha, I have got 5 varieties, avalambak hai, sheshak hai, like that. So when I identify the particular thing, that is responsible for creating particular difficulty. So I identify the subdoshas which is responsible for the control of the entire system of this body. So when I diagnose it, I pinpoint the disease to the causative factor of particular subdosha. रोगी जब आता है तो आयुर्वेद में दर्शन, स्पर्शन, प्रश्नयी, ये 3 मूल आधार हैं रोगी की परीक्षा के। रोगी को पूरा देख के उसमें आंख भी देखनी है, जीभ भी देखनी है, पेट भी देखना है, शरीर को दबा के भी देखना है। तो सारे का सारा दर्शन से और स्पर्शन से और पूरी पॉइंट क्वेश्चन से। ये 8 विधान और भी हैं कि नाड़ी देखनी, उसके मल की परीक्षा करवानी, मूत्र की परीक्षा करवानी, रक्त की परीक्षा करनी और दृष्टि की परीक्षा करनी, उसकी आकार की, उसके चेहरे की और उसके स्वरूप की परीक्षा करनी। गर्भ के 3-4 मास से ही हृदय का स्पंदन शुरू हो जाता है और वो अंत तक चलता है। जो आहार रस बनता है वही रस धमनियों द्वारा सारे शरीर में प्रवाहित होता है और उसी रस का अंतिम परिणाम ओज है। हृदय जो हमारे शरीर में है वो कमल के अधोमुखी समान है। हृदय को हम हृदय चेतना स्थान, हृदय चेतना का स्थान भी है। जितना स्पंदन हमारे सारे शरीर में होता है हृदय द्वारा होता है। चरक ने कहा है, अभूमिजम निराकारम पथ्यम षड्रसवधम चरखे ने समाख्यम प्रातः भ्रमणम। अगर हम सुबह की सैर करें तो हमें ज़्यादातर बीमारियां इसमें नहीं आ पाएंगी। तो हम सुबह की सैर के साथ साथ भोजन भी बड़ा सुपाच्य करें, हल्का खाना खाएं, ऐसा हमारा लाइफस्टाइल हो, ऐसा हमारा सब कुछ हो कि हमें कम से कम हमारी लाइफ के ऊपर स्ट्रेस हो।